अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री, जिसमें हम समझ रहे थे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपनी इस वीडियो में आज हम कवर अप करेंगे मिस्टर नील बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। उस एटॉमिक मॉडल को समझने से पहले हमें रेडिएशंस का कॉन्सेप्ट, स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट और मिस्टर मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि मिस्टर मैक्स प्लैंक अपनी क्वांटम थ्योरी में क्या प्रपोज कर रहे हैं। ये थ्योरी 1900 के ईयर में प्रपोज की गई थी मिस्टर मैक्स प्लैंक की जानिब से, जिसमें इनके मुताबिक कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब कभी भी रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट आउट करेगा तो वो रैंडमली नहीं करेगा, बल्कि वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में करेगा, यानी डिस्क्रीट पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। आइए थ्योरेटिकली देखते हैं कि मिस्टर मैक्स प्लैंक की थ्योरी हमें क्या बताती है। According to Mr. Max Planck theory, different atoms and molecules can emit or absorb energy in discrete quantities only. Discrete से मुराद एक fixed form. And the smallest amount of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation is known as quantum. ये टर्म बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको शॉर्टली हम EMR भी कहते हैं और जिसको बहुत ही आसान अल्फाजों में हम लाइट कहते हैं। तो इसका मतलब लाइट का एक टेक्निकल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और मिस्टर मैक्स प्लैंक भी ये कह रहे हैं कि रेडिएशंस यानी ये शुआएं जब कभी भी कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगी या इमिट आउट करेगी तो वो क्वांटाइज फॉर्म में होगी, फिक्स्ड एनर्जी की फॉर्म में होगी, और उन फिक्स्ड पार्टिकल्स को कहा गया क्वांटम। इस पॉइंट में क्वांटम को मजीद एक्सप्लेन भी किया गया है, अ डिस्क्रीट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी proportion which can exist independently is called quantum. अभी जो एनर्जी है जिसे हम क्वांटम कह रहे हैं या जिन्हें हम फोटॉन्स भी कहते हैं, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, क्वांटम या फिर फोटॉन जिसे पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं, इसे कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैथमेटिकली भी मिस्टर मैक्स प्लैंक ने एक्सप्रेस किया। आइए देखते हैं कैसे। The energy of the radiation absorbed or emitted is directly proportional to the frequency of the radiation. जो भी एनर्जी जिसे हम रेडिएंट एनर्जी कह रहे हैं, लाइट वाली एनर्जी कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह रहे हैं, जो एब्जॉर्ब होगी या इमिट आउट होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ये भी एक नई टर्म है आप सबके लिए, पर इसे मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमारे सामने ये एक्सप्रेशन हो जाएगी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसे हम E फॉर एनर्जी रिप्रेजेंट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी के लिए हम एक ग्रीक अल्फाबेट यूज करते हैं न्यो, यानी V को अगर थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया जाए तो ये न्यो बन जाता है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई E इज इक्वल्स टू एच न्यो, जिसमें E हमारे पास है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे EMR कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, लाइट कहते हैं, फोटोन कह सकते हैं, क्वांटम कह सकते हैं, या डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। एक ही चीज के कई नाम हैं। और न्यू हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR, जबकि H हमारे पास है मिस्टर प्लैंक्स का कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, जो आपको स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही होगी, जिसमें J रिप्रेजेंट कर रहा है जूल्स को, जो कि यूनिट ऑफ एनर्जी है, और S रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड्स को, जो कि यूनिट ऑफ टाइम है। तो इसका मतलब अगर हम मिस्टर मैक्स प्लैंक की थ्योरी का कंक्लूजन दें तो उन्होंने हमें ये बात समझाई कि जो भी मैटर यानी सब्सटेंस, एटम या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जब भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और इमिट आउट करेंगे तो ये एनर्जी आर्बिट्रेरली एब्जॉर्ब और इमिट आउट नहीं होगी, यानी रैंडमली नहीं होगी, बल्कि फिक्स फॉर्म में होगी, जिसमें हर पैकेट ऑफ एनर्जी की वैल्यू होगी E इज इक्वल्स टू एच न्यू, या फिर इसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी फॉर वन फोटोन
1 h nu, for 2 photons 2 h nu, for 3 photons 3 h nu. आइए अब जरा लाइट को भी समझ लेते हैं। लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा था। रेडिएशन मतलब शुआ, इसे हम वेव के इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रेंज है। हम अमूमन ये समझते हैं कि लाइट वो है जो हमें दिख रही होती है, जो हमें मल्टीपल कलर्स में डिस्टिंग्विश करने में हेल्प आउट करती है, जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं, रेनबो भी कहते हैं। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनकी एक बहुत वास्ट रेंज है, जिसमें मजीद कॉस्मिक रेडिएशंस यानी यूनिवर्स में पाई जाने वाली रेडिएशंस, गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं, फिर हमारा विजिबल रीजन है जिसमें हमें रंग नजर आते हैं या व्हाइट लाइट नजर आती है। फिर इसके इंफीरियर कैटेगरी में इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, देन फार इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, फिर माइक्रोवेव्स हैं और फिर रेडियो वेव्स हैं। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई कि लाइट जो लाइट होती है वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे कई कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम फिलहाल बात करेंगे विजिबल रेडिएशंस की। और अगर लाइट कोई वेव है तो वेव बजात खुद क्या होती है, आइए देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास हमें स्क्रीन पे ये पार्टिकल नजर आ रहा है जो कि ब्लैक कलर का है। ये अपनी मीन पोजीशन पे यानी फिक्स पोजीशन पे अगर ऊपर नीचे मूव करे इस लीनियर पॉइंट के, तो हम इस तरह के मोशन को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इस वाइब्रेटरी मोशन को टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं और बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं, अराउंड द मीन पोजीशन यानी एक फिक्स पोजीशन के तहत। पर अगर मैं इस मूविंग पार्टिकल को लीनियर भी मूव करवाऊं वाइब्रेटरी मोशन होने के साथ साथ, तो मेरे पास एक कंप्लीट वेव बनेगी, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि हमने रेड डॉट से इसे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि ये टू एंड फ्रो भी मूव हो रहा था, पर अगर ये लीनियरली मूव होगा, स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, तो ये हमारे पास बनाएगा एक वेव फंक्शन। वेव को रीड करने के लिए हमें चार बातों की मालूमात होना बहुत जरूरी है। एक, उसमें पाए जाने वाले क्रेस्ट, देन ट्रफ, फिर वेव की वेवलेंथ क्या होती है, और किसी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आइए देखते हैं। A crest point on a wave is the maximum value of upward displacement in a cycle। यानी जब वो पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा तो अपवर्ड साइड पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फासला कवर अप करेगा उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट, अ ट्रफ इज द ऑपोजिट ऑफ क्रेस्ट, दैट इज द लोएस्ट और मिनिमम पॉइंट इन अ साइकिल ऑफ अ वेव फंक्शन। यानी डाउनवर्ड जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी उसे हम कहेंगे ट्रफ। फिर the distance between two wave crests and it will be the same for troughs is known as wavelength। यानी जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है बिटवीन टू क्रेस्ट या फिर ट्रफ वो हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर, और इसे माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। इसका यूनिट माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स होता है वेवलेंथ का, किसी भी वेव का। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट पासिस ओवर अ गिवन स्पॉट इन 1 सेकेंड। यानी जो हमने कहा था कि पार्टिकल अप एंड डाउन टू एंड फ्रो मूव हो रहा है, ये 1 सेकेंड में कितना टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इस चीज की नंबर ऑफ साइकिल्स, इस चीज की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का नाम है फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकेंड, जिसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं, और इसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि ग्रीक लेटर है। इसी के साथ साथ किसी भी वेव की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, इनका रिलेशन ऑपोजिट होता है, यानी ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं आपस में। जैसा कि हम आपको दिखा भी सकते हैं कि अगर हम दो वेव्स कंसिडर करें, वेव 1 एंड वेव 2, तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो वेव 1 हमारे पास है उसमें जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा है वो खासी बड़ी है एज कंपेयर टू वेव 2 की वेवलेंथ। जिस वेव की भी वेवलेंथ ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, यानी उसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम होती हैं।
एज कम्पेयर टू, जैसे कि हम देख सकते हैं वेव 2, जहां हमारे पास वेव लेंथ शॉर्टर है और फ्रीक्वेंसी हाई है। तो इसका मतलब जो लाइट है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं, उसमें भी कुछ छोटे छोटे जर्रात, जिन्हें हम फोटॉन्स कह रहे हैं, जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, वो वेव फंक्शन करते हैं, यानी क्रेस्ट बनाते हैं, ट्रफ बनाते हैं और वाइब्रेटरी मोशन के साथ साथ ट्रेवल भी कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने मिस्टर मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी तो पढ़ी, इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कॉन्सेप्ट को भी समझा। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने की वजह ये थी कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक को समझ सकें, क्योंकि स्पेक्ट्रम को स्टडी करने का तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रम है क्या? जब कोई लाइट अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाए, और लाइट जब अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होती है तो हम उसे ऐसे ही डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स पे। तो आइए देखते हैं स्पेक्ट्रम है क्या। व्हेन व्हाइट लाइट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज पास थ्रू अ प्रिज्म और ग्रेटिंग, ग्रेटिंग ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो लाइट को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देती है। इट स्प्लिट्स अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स एंड फॉर्म अ कलेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जैसे कि आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है, सिंबॉलिकली यहाँ दिखाया गया है कि एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास आउट हुई और वो विप ग्योर में ब्रेक हो गई। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स में। पर जो सब्सटेंसेज हैं हमारे पास, वो कई तरह के स्पेक्ट्रा शो करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से स्पेक्ट्रा हमारे कोर्स आउटलाइन में मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। सबसे पहले है इमिशन स्पेक्ट्रा। इसके नाम से ही वाज़ेह है कि जब कभी किसी सब्सटेंस से रेडिएशंस निकलें और हम उसे स्पेक्ट्रम के थ्रू स्टडी करें, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन्ड बाय द इमिटेड रेडिएशंस, यानी जिनका इखराज हो फ्रॉम द सब्सटेंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आगे चल के हम कॉन्सेप्ट में कवर अप करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो वो रेडिएंट एनर्जी रिलीज करते हैं, इमिट आउट करते हैं। वो जो रेडिएंट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम किसी ग्रेटिंग के थ्रू, स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू या फिर किसी प्रिज्म के थ्रू स्टडी करते हैं। अब इमिशन स्पेक्ट्रा दो तरह के हैं, एक कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम को, जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। द टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकैंडिसेंट सोर्स और ऑब्जेक्ट, यानी कोई जलती हुई सोर्स जैसे सन, व्हेन इट्स लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप एंड ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जैसे कि ये बल्ब हमें नजर आ रहा है, जब ये प्रिज्म से पास आउट होगा तो ये अपने स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाएगा, जिसमें हमें कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा कलर्स का, और हमें रेनबो दिखेगा, यानी नो डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और अगर सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की बात की जाए जो कि इमिशन स्पेक्ट्रम है, यह है लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास। द टाइप ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम इन विच अ सीरीज ऑफ थिन ब्राइट लाइंस, जो कि आपको दिख भी रही होंगी कि हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड पे हमें कलरफुल लाइंस दिख रही हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, सियान कलर, देन ब्लू। तो ये ब्राइट लाइंस होंगी और डिफरेंट कलर्स की होंगी ऑफ स्पेसिफिक कलर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्साइटेशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को इतना हीट अप कर दें, जैसे कि हॉट गैस, जब उससे जो रोशनी निकलेगी, जब उससे रेडिएशंस निकलेंगी, तो जब वो प्रिज्म में जाएंगी तो वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम जनरेट करके देंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम का ये फर्क बड़े आसानी से समझ आ रहा होगा। तो ये तो थी इमिशन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स। एक और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अगर किसी गैस से लाइट पास आउट की जाए तो वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगी और हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी वो अहम मालूमात जो मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले बहुत जरूरी है समझना। आइए देखते हैं मिस्टर नील बोहर इन तमाम मालूमात से रिलेटेड हमें अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताते हैं।
मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें मिला वो कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, और इन्होंने अपना ये एटॉमिक मॉडल 1913 में प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स दिया बल्कि हमें एक्सप्लेन किया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ मिस्टर मैक्स प्लैंक। आइए वन बाय वन करके मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स को देखते हैं। An atom has fixed orbits in which negatively charged electrons revolve around the positively charged nucleus। ये बात हम सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल दायरों में घूमते हैं, पर सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट जिन फर्द ने हमें दिया उनका नाम है मिस्टर नील बोहर। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व कर रहा है यानी गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में। इन्हें मिस्टर नील बोहर ने ऑर्बिट्स का नाम दिया। फिर मिस्टर नील बोहर ने हमें यह भी बताया कि दीज ऑर्बिट्स पजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड शेल्स एंड नेम्ड एज KLMN शेल्स। यानी इन ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी कह सकते हैं और इनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिस बिहाफ पे इन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जा सकता है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल को नाम दिए गए K, L, M एंड N। और जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से दूर जाया जाता है इन शेल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। These energy levels are represented by integers, जैसा कि हमें नजर भी आ रहा है, हमने K, L, M, N को 1, 2, 3 और 4 भी लिख दिया है, known as quantum numbers। This quantum range starts from nucleus in ascending order of energy। ये बात जो अभी हमने समझी कि जो शेल न्यूक्लियस के करीब तरीन होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और जो शेल न्यूक्लियस से दूर तरीन होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। Electrons which revolve in respective orbits continuously do not emit or absorb energy randomly, but in the form of quanta। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल का, जो मिस्टर मैक्स प्लैंक की थ्योरी को सपोर्ट करता है। मिस्टर नील बोहर का कहना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी रिस्पेक्टिव शेल में एक फिक्स एनर्जी के साथ रिवॉल्व हो रहा होगा न्यूक्लियस के गिर्द, ये अपनी पसंद से एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट आउट नहीं करेगा, सिवाय क्वांटाइज्ड फॉर्म के यानी रेडिएशंस की फॉर्म के। तो अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और इमिट आउट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आइए देखते हैं। When an electron jumps from lower energy level यानी E1 जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है to higher energy level यानी E2 जो कि सेकेंड शेल होगा, it absorbs radiant energy as photons यानी क्वांटा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि जंप कर रहा है E1 से E2 में, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी जिसे हमने कर्ली लाइन से रिप्रेजेंट किया है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर हम इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडीज पे लेके जाएंगे तो जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यही हमने सीखा था अभी। पर इसी के साथ साथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल यानी E2 टू लोअर एनर्जी लेवल यानी E1, इट इमिट्स रेडिएंट एनर्जी एज फोटॉन्स। यानी इसका ऑपोजिट कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर E2 से E1 में जंप कर रहा है यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है, तो अब ये रेडिएशंस यानी रेडिएंट एनर्जी इमिट आउट करेगा। और जब हम इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिलेगा इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। हमारा 7th पॉइंट भी इन दोनों बातों को सपोर्ट करता है। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस यानी शो लाइन स्पेक्ट्रम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा और फोटॉन्स या फिर क्वांटम भी कह सकते हैं आप। मतलब मिस्टर नील बोहर ने हमें बताया कि न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड स्टेशनरी सर्कुलर पाथ होते हैं जिन्हें शेल्स या ऑर्बिट्स कहा जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी पसंद से एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट आउट नहीं करता
और जब जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट आउट करेगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा। और अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट कर जाएगा और हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मिलेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर एनर्जी इमिट आउट कर रहा होगा तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा और हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कहलाएगा लाइन स्पेक्ट्रम। एक और बहुत काम की बात, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन is represented by delta E equal to E2 minus E1, यानी एनर्जी डिफरेंस इक्वल्स टू हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, और ये इक्विवेलेंट होगा विच इज इक्विवेलेंट टू द एनर्जी ऑफ रेडिएशन यानी फोटोन दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड आउट। ये बहुत काम का पॉइंट है। यानी अगर मैं न्यूक्लियस ड्रॉ करूं, पहला शेल ड्रॉ करूं, दूसरा शेल ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो या इमिट आउट कर रहा हो, दोनों ही कंडीशंस देखते हैं। कह रहे हैं जितना इस E1 और E2 के दरमियान फासला होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शेल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शेल्स या टू एनर्जी लेवल्स, उतनी ही एनर्जी उस मैचिंग की एनर्जी या फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, जब भी वो जंप कर पाएगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में या फिर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। तो उसका मतलब डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी मिस्टर मैक्स प्लैंक का कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला मिस्टर मैक्स प्लैंक की थ्योरी से जनरेट हुआ है। डेल्टा E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं 6.625 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, और न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को जो हम पीछे समझ कर आए हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा E है, तो इसका मतलब दोनों की राइट हैंड साइड भी एक दूसरे की इक्विवेलेंट होगी, यानी E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू। जो बात यहाँ की जा रही है कि ये चेंज इन एनर्जी डिफरेंस यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू शेल्स इज इक्विवेलेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ रेडिएशन विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड आउट। ये लास्ट पॉस्टुलेट मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉस्टुलेट only those orbits around the nucleus of an atom can exist in which the angular momentum of electron is the integral multiple of h upon 2 pi। आप कहेंगे ये तो आपने बहुत टेक्निकल बात कर दी, इसको जरा सादा अल्फाजों में समझाइए। आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स, MVR है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, H हमारे पास मिस्टर मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट है जो कि फिक्स एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटाइज्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और 2 पाई क्या है ये आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व होता है तो उसका कुछ मास होता है, उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस पे होता है जिसे हम रेडियस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि एंगुलर मोशन कर रहा है यानी गोल गोल घूम रहा है, तो उसकी जो मोमेंटम है वो है MVR, यानी इलेक्ट्रॉन का मास है, उसकी वेलोसिटी है, वो सीधा जाना चाह रहा है पर उसे न्यूक्लियस अपनी जानिब अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एक रेडियस R के तहत गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन, तो उसका मोमेंटम है MVR। और क्योंकि वो फिक्स्ड एनर्जी में घूम रहा है तो लिहाजा हमने H रिप्रेजेंट किया, और क्योंकि वो 360 डिग्री का एंगल कवर अप कर रहा है फिक्स्ड एनर्जी के साथ, तो 360 डिग्री को रेडियन एंगल में हम कहते हैं 2 पाई। तो जब ये फॉर्मूला हो गया MVR इज इक्वल्स टू H अपॉन 2 पाई। अब मिस्टर नील बोहर कह क्या रहे हैं, जरा गौर से सुनिए। कह रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द सिर्फ वही शेल पाए जा सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम की एनर्जी फिक्स हो और वो इक्विवेलेंट हो
h/2 के, यानी 360 डिग्री का एंगल भी कवर अप कर रहा हो। और ऐसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहेंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल्स बढ़ते रहेंगे। मतलब पहले शेल के लिए 1h/2, सेकेंड शेल के लिए 2h/2, थर्ड शेल के लिए 3h/2। इसका मतलब यहाँ m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, r रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसे आप डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, जो कलेक्टिवली कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। n रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स को, यानी 1h/2, 2h/2, 3h/2। ये एंगुलर मोमेंटम इक्विवेलेंट होगा नंबर ऑफ शेल्स के। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि फिक्स एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2π 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब मिस्टर नील बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में हमें बहुत से कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए जो कि मिस्टर मैक्स प्लैंक की थ्योरी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स हमें पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशंस हमें पता लगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, इमिट आउट करेंगे, क्वांटाइज फॉर्म में करेंगे, स्पेक्ट्रम भी हमें मिलेंगे, और सिर्फ वही शेल्स न्यूक्लियस के गिर्द एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इक्विवेलेंट हो। पर कुछ लिमिटेशंस थी जो मिस्टर नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में थी। आइए उन पे भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मिस्टर नील बोहर का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया था स्पेक्ट्रल लाइंस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बताने में, जिसे जीमेंस इफेक्ट भी कहते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस, जो कि हमें मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। इसी के साथ साथ बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसे स्टार्क्स इफेक्ट कहते हैं। फिर बोहर्स एटॉमिक मॉडल डेविएट्स फ्रॉम द हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के तहत जो अनसर्टेनिटीज हैं यानी डाउट्स हैं वो बताते हैं। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्जर एटम्स, यानी हाइड्रोजन एटम तक तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत आसानी से मिल रही थी, पर लार्जर एटम्स के लिए हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिस्टर नील बोहर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर मैक्स प्लैंक की थ्योरी, वेव और लाइट का कॉन्सेप्ट, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ नील बोहर का एटॉमिक मॉडल इंक्लूडिंग इट्स पोस्टुलेट्स एंड लिमिटेशंस आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री।